हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। फाइनली हम लेके आ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज़, जिसका सब्जेक्ट कोड है BOE 079। जैसे कि आप लोग चाह रहे थे कि हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, तो फाइनली इस वीडियो से हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 2 को देखेंगे एज पर द AK2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ पिछले 3 साल के सारे PYQs को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के कहने पर हम ये फाइनली सब्जेक्ट लेके आ चुके हैं और हम कोशिश करेंगे तो जल्दी से जल्दी इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करा पाएँ। तो इस यूनिट में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। बेसिकली जो यूनिट 2 है वो टोटली बेस्ड है फेमिनिज्म के बारे में। इस यूनिट में हम सभी चीज़ें फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या है, क्या क्या वेव्स हैं, कितने टाइप के फेमिनिज्म होते हैं। क्लियर है? अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि नोट्स आपको वहीं एक्सेसिबल होंगे। या आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे नोट्स आपको एक्सेसिबल होंगे और वहीं आपको सारी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो उसको तो आपको ज़रूर डाउनलोड करना है। क्लियर है? तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस यूनिट में हम फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू फेमिनिज्म। बेसिकली जो फेमिनिज्म है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या वेव्स हैं और इसका मतलब क्या होता है, वो अभी हम देखेंगे। तो जो फेमिनिज्म है ये लैटिन वर्ड फेमिना से आया है। फेमिना का मतलब होता है द वुमेन। और जो फेमिनिज्म है ये वर्ड अराइज हुआ था 1980s के टाइम पे। तो इसका जो मेन मोटिव था, ये वर्ड जो हमारा अराइज हुआ था वो वुमेन की इक्वालिटी के जब बारे में बात हुई थी, तब फेमिनिज्म हमारा वर्ड आया था। क्लियर है? अब फेमिनिज्म जो स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसकी 4 वेव्स होती हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो जो वेव्स आती है उसका क्वेश्चन हर साल पूछा गया, 2022, 23, 24 एंड 24-25 में। यानी हर 3 साल से लगातार उसकी वेव्स के बारे में पूछा जा रहा है कि फेमिनिज्म के जो वेव्स है, रिवॉल्यूशन है, कैसे स्टार्ट हुआ, वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो फेमिनिज्म है वो द फर्स्ट वेव जिसको हम बोलते हैं, वो कब स्टार्ट हुआ था? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1780-90s के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था। तो जो फर्स्ट वेव था उसका जो मेन मोटिव था वो क्या था? वोटिंग राइट, राइट टू वोट। जो सवरेज है, सवरेज वर्ड का मतलब है राइट टू वोट, क्लियरली। ठीक है? तो जो फर्स्ट वेव थी उसमें वुमेन्स के राइट के बारे में बात हुई थी। कौन से राइट के बारे में? वोट के बारे में, कि राइट टू वोट की। फर्स्ट वेव से पहले वुमेन के पास राइट नहीं था कि वो वोट दे सकें। तो फर्स्ट 1780s के टाइम पे, 1780-90 के टाइम पे, तो वुमेन्स ऑलमोस्ट सभी वुमेन के पास कोई लीगल राइट नहीं था, उनके पास कोई वोटिंग का अधिकार नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं मिलता था। तो वहाँ वुमेन सोचने लगी कि हमारे पास ये अधिकार क्यों नहीं है, हमारे पास ये सब चीज़ें क्यों नहीं है। तो वहाँ से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट वेव में हमने किसके बारे में बात करी? वोटिंग राइट, राइट टू वोट, की वुमेन के पास वोट का अधिकार होना चाहिए। तो एट दिस टाइम वुमेन हैज़ ऑलमोस्ट नो लीगल राइट्स, दे कुड नॉट वोट, ओन प्रॉपर्टी और गो टू हायर एजुकेशन इजिली। इस टाइम पे 1780-90s के टाइम पे तो जो वुमेन्स थी उनके पास कोई लीगल राइट्स नहीं था, वो किसी को वोट नहीं दे सकती थी, कुछ उनके पास प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं हो सकती थी और कोई वो एजुकेशन का भी उनके पास कोई अधिकार नहीं था। सिर्फ वो क्या करती थी? हाउस होल्ड वर्क करती थी, घर का काम काज, वही खाना पकाना, वही सब काम था। तो सो वुमेन स्टार्ट मूवमेंट टू डिमांड बेसिक राइट्स। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ? वुमेन के अंदर आया कि भाई मुझे भी कुछ ना कुछ राइट्स तो चाहिए, मुझे लीगल राइट्स चाहिए। तो वुमेन ने स्टार्ट किए कुछ मूवमेंट जिनके अंदर उन्होंने मांग की गवर्नमेंट से कि हमें कुछ बेसिक राइट्स तो मिलने चाहिए, वोटिंग का तो राइट्स हमारे पास है, वो हमें मिलना चाहिए। तो जब ये वोटिंग का राइट्स मांग रहे थे तो वो एक हमारे लीडर हैं मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट, जिन्होंने बहुत मेन रोल प्ले किया था इस टाइम पे। तो इनको बोला जाता है ग्रैंड मदर ऑफ ब्रिटिश फेमिनिस्ट। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बहुत वुमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, जहाँ से लोगों को पता चला कि हाँ भाई वुमेन के पास भी राइट होने चाहिए। क्लियर है? तो फर्स्ट वेव हमारी बेसिकली किसके ऊपर थी? राइट टू वोट। इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करें तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। पहली थी मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट, जिनकी मैं अभी बात कर रही थी। इनको हम ग्रैंड मदर ऑफ ब्रिटिश फेमिनिस्ट भी बोलते हैं। ये इंग्लैंड की थी। इन्होंने क्या किया था? वुमेन की एजुकेशन के बारे में उन्होंने लिखा था कि वुमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए, वुमेन का एजुकेशन का अधिकार है, हमें एजुकेशन अगर हम उनको देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की कंट्री डेवलप होगी। क्लियर है?
सुसैन बी एंटोनोमी, ये यूएसए की थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो वर्क किया था राइट टू वोट, जो हमारा सवरेज था उसके ऊपर इन्होंने वर्क किया था। उन्होंने क्या मांग की थी, उन्होंने गवर्नमेंट से मांग की थी या लोगों को बताया था कि वुमेन के पास भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। सावित्री बाई फुले, ये हमारी इंडिया की थी, जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट स्कूल पब्लिश किया, फर्स्ट स्कूल स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर गर्ल्स के लिए। वो टोटली उन्होंने गर्ल्स के एजुकेशन पे काम किया था कि गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, स्कूल बनाया था। क्लियर है। तो यह हमारी होती है फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव के अंदर क्या है, किसके ऊपर बात हुई, राइट टू वोट के बारे में। इसमें आपको क्या बताना था कि 1780 90s के टाइम पे, हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था। मेन बात हुई थी राइट टू वोट। क्लियर है, राइट टू वोट। और आपको कुछ लीडर्स के नाम याद रखने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, फर्स्ट वेव में बस राइट टू वोट के बारे में बात हुई कि बेसिक हमें राइट टू वोट के अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, कोई नहीं। अब उसके बाद आई हमारी सेकेंड वेव, जिसको हम बोलते हैं लिबरेशन। लिबरेशन जो हमारी सेकेंड वेव थी, जो हमारी 1960 या 1970 के टाइम पे स्टार्ट हुई थी सेकेंड वेव। अब यहाँ जो लिबरेशन या गायनोक्रिटिसिज्म, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया या लिबरेशन का मतलब क्या है। यहाँ बात हुई थी वुमेन के बर्थ ओन चाइल्ड के, यानी वुमेन के पास अधिकार होना चाहिए कि उनको अपना चाइल्ड चाइल्ड को बर्थ देना है या नहीं देना। क्लियर है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती इतने बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, बट वुमेन नहीं चाह रही है कि मुझे इतने बच्चे नहीं चाहिए, तो उसके पास उसका वो अधिकार होना चाहिए। उसके पास ये सब अपनी बॉडी का कंट्रोल खुद पे होना चाहिए, ये नहीं कि उसकी बॉडी को भी कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ हुई थी हमारी लिबरेशन की बात, बर्थ के बारे में, कि वुमेन बच्चे को जन्म देना चाहती है, वो जितने बच्चे चाहती है वो उतने बच्चे करे। ऐसे नहीं कि फैमिली के प्रेशर में आके ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ इसके बारे में बात हुई थी। क्लियर है। तो ये जो वर्ड है ना गायनोक्रिटिसिज्म, ये यहीं से आया था। क्लियर है। अब यहाँ हमारी क्या बात हुई थी वो हम देख लेते हैं। इवन थ्रो वुमेन गॉट लीगल राइट्स, फर्स्ट वेव के बाद वुमेन को लीगल राइट्स मिल गए थे। क्या राइट्स मिल गए थे, वोटिंग का राइट्स मिल गया था, स्कूल स्टार्ट, छोटे मोटे स्कूल स्टार्ट हो गए थे, एजुकेशन का भी इनिशिएट हो चुका था। बट यहाँ क्या था, सोसाइटी अब भी उन्हें अनइक्वल ट्रीट कर रही थी। सोसाइटी के अंदर अब भी वही चीज़ थी जो पहले चल रही थी, पैट्रियार्की, यानी मेंस को ज़्यादा रेस्पेक्ट, ज़्यादा पावरफुल माना जाता है एज कम्पेयर टू वुमेन। अब भी वो चीज़ें चल रही थी 1970s तक। क्लियर है। दे वर एक्सपेक्टेड टू स्टे होम डू हाउस होल्ड वर्क, वही सब लोग, कोई बाहर नहीं भेजना चाह रहा था, कोई वुमेन को पढ़ाना नहीं चाह रहा था, कोई वुमेन्स को आप समझ रहे हो कि कुछ भी उनके पास जो वोटिंग का अधिकार था बाहर ही नहीं भेजा जा रहा था। क्या बस उनका क्या था कि वुमेन्स घर में रहेंगी और हाउस होल्ड वर्क करेंगी। सेकेंड वेव तक भी यही हाल था। बट वुमेन ने स्टार्ट किया फाइट करना, किसके ऊपर, इक्वल पे, कि अगर हम कहीं किसी के घर में काम कर रहे हैं तो हमें पे बहुत कम मिलता था। अगर वुमेन पहले के टाइम पे घर पे किसी के काम करती थी तो वही कोई पैसे ही नहीं देता था, बस ऐसे ही काम करा लेता था। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं थी, सारी मेंस के लिए थी, वुमेन के लिए तो कहीं पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। रिप्रोडक्टिव राइट, जिसकी मैं अभी बात करी थी, उस राइट्स को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स, कि वुमेन के पास अधिकार ही नहीं था अपनी खुद की बॉडी का, अपने खुद के बच्चे पैदा करने का उनके पास अधिकार ही नहीं था। दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव राइट्स। फ्रीडम फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, वही मारना पीटना, जो हर घर की उस टाइम समझो कि हर घर में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कॉमन था। लोग आते थे रात को थके हारे और वो वुमेन के ऊपर वायलेंस कर देते, जबकि सबके घर में कॉमन हो चुका था उस टाइम। तो वुमेन ने फाइट करना स्टार्ट किया कि हमें, अगर हम काम कर रहे हैं, इक्वल पे हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, डोमेस्टिक वायलेंस से हमें फ्रीडम मिले। क्लियर है। तो हमारी सेकेंड वेव में इन सब के ऊपर फाइट करना स्टार्ट कर देता वुमेन्स ने। ठीक है। तो वुमेन यहाँ का जो स्लोगन था, उनका स्लोगन ये था कि हमें इक्वालिटी हर जगह चाहिए, हमें पेपर पे इक्वालिटी नहीं चाहिए कि आपने पेपर पे, गवर्नमेंट ने पेपर पे लिख दिया है कि हाँ वुमेन्स के पास राइट टू वोट का अधिकार है, बट क्या अब भी स्टिल उन्हें बाहर नहीं भेजा जा रहा था। तो उनका यही मोटिव था, उनका जो स्लोगन था क्या था, वी वांट इक्वालिटी एवरीवेयर नॉट जस्ट अ पेपर। हमें पेपर पे इक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें हर जगह इक्वालिटी चाहिए, और जिस इक्वालिटी की आप बात कर रहे हैं वो हमें रियल में चाहिए। ऐसा नहीं कि लिखे, आपने पेपर पे लिख दिया तो हमें इक्वालिटी मिल गई है। राइट टू वोट के बारे में भी ना, जब हमारा फर्स्ट वेव के बाद राइट टू वोट अधिकार मिल गया था, उसके बाद भी 90% 95% वुमेन्स को वोट देने भेजा ही नहीं जाता था बाहर। बट उनकी नज़रों में तो फ्रीडम उन्हें मिल गया है, बट तब भी वो क्या था, अनइक्वल थी। अनइक्वालिटी उनको वहीं की वहीं थी, उन्हें ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। डोमेस्टिक वायलेंस उतना का उतना ही था, रिप्रोडक्टिव राइट्स
था ही नहीं उनके पास। क्लियर है। अब यहाँ पे भी जैसी कुछ बात आती है तो लीडर्स की ज़रूर बात होती है। कुछ लीडर्स थे जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल किया। तो उनका लाइक आप समझो कि इतने सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इतना अपना पूरी लाइफ इसके ऊपर गुजारी है कि वुमेन्स के राइट के ऊपर, कि वुमेन्स को इक्वल राइट मिले, वुमेन्स को इक्वल ट्रीट किया जाए मैन की तरह। तो हर वेव के अंदर बहुत सारे कॉमन लीडर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये राइट्स वुमेन्स को दिलाए हैं। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। तो पहले थे एलेनी शोवाल्टर, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन। इन्होंने क्या लिखा था? लिटरेचर ऑफ देयर ओन की एक बुक थी इन्होंने लिखा था इसमें वुमेन के राइट के बारे में, इक्वल पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, डोमेस्टिक वायलेंस। जिससे क्या हुआ, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी, लोगों ने इनकी बुक्स को पढ़ा, लोगों ने इनके बारे में, इनकी फीलिंग्स को पढ़ा, तो वहाँ इन लोगों को लगने लगा कि हाँ, वुमेन्स के पास भी राइट होने चाहिए। नेक्स्ट थी हमारी कैरोल हैनिश। कैरोल हैनिश ने क्या, द पर्सनल इज पॉलिटिकल इन्होंने एक ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश किया था जहां इन्होंने भी वुमेन्स के राइट के ऊपर बात की थी कि वुमेन को वर्क प्लेस के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, उनका अपनी बॉडी के ऊपर तक कंट्रोल नहीं है, लोग उनको लाइक जब चाहे जब कुछ भी कर सकते थे, कोई राइट ही नहीं था। तो कैरोल हैनिश ने जब ये पब्लिश किया तो वहाँ से लोगों के अंदर वहाँ की अवेयरनेस बढ़ी कि हाँ भाई, वुमेन्स को भी कुछ ना कुछ तो राइट मिलना चाहिए। क्लियर है। तो ये बहुत ऐसे लीडर्स थे, आप समझिए, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वुमेन्स के राइट के लिए। वो लड़ते रहे लास्ट तक, एट द एंड अभी आप देखोगे ना तो ये सब वुमेन्स हैं। ये एलन शोवाल्टर, कैरोल हैनिश, अभी हमने बात की थी वॉलस्टोन, जिनको हम ग्रैंड मदर ऑफ ब्रिटिश फेमिनिस्ट भी बोलते हैं। तो ये जो सब थे, ये सब वुमेन्स थे जिन्होंने अपने खुद के राइट्स के लिए लड़ाई की थी। क्लियर है। तो सेकंड वेव हमारा कंप्लीट हुआ। तो सेकंड वेव में हमारे किसके ऊपर बात हुई थी? डोमेस्टिक वायलेंस के, इक्वल पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स पे। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको मेन पॉइंट्स आपको याद रखने, ताकि आप इनके बेस पे पूरे इसको एक्सप्लेन कर सको। अब बढ़ते अपने थर्ड वेव की तरफ। जो हमारी थर्ड वेव थी वो थी 1990 से 2008 तक। क्लियर है। 1970s तक हमारा ये चला, फिर 1990 से हमारी थर्ड वेव स्टार्ट हो गई थी। जो थर्ड वेव स्टार्ट हुई थी उसमें क्या था, इंडिविजुअलिटी और डाइवर्सिटी पे बात हुई थी। इंडिविजुअलिटी और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि अब तक जो भी आप लीडर्स देखोगे वो सारे ऐसे लीडर्स थे जो लाइक बहुत अच्छे थे देखने में, लाइक उनका जो कलर था वो बहुत वाइट था। तो अब तक कोई भी जो ब्लैक और ब्राउन वुमेन्स थी वो कभी भी लीडर्स नहीं बन सकती थी, वो उनको इक्वल राइट्स था ही नहीं कि वो अपने जो भी थॉट्स या ओपिनियन हैं वो रख सकें। तो थर्ड वेव जब आई तो वहाँ हमारा क्या हुआ, इंडिविजुअल और डाइवर्सिटी की बात हुई। क्लियर है। जिसको हम बोलते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इंटरप्रिटेशन, जहाँ वुमेन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। क्लियर है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, इंडिविजुअलिटी और डाइवर्सिटी की यहाँ हमारी थर्ड वेव के अंदर बात हुई। क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वुमेन फ्रॉम डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज एंड डिफरेंट बैकग्राउंड सेड वेस्टर्न फेमिनिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट ऑल वुमेन्स। अब वेस्टर्न जो फेमिनिज्म है वो मैक्सिमम टाइम लोग फॉलो करते थे, बट जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है वो हर वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया कि लीडर्स जो थे अब से पहले, थर्ड वेव से पहले जो लीडर्स थे वो सारे क्या थे, बहुत अच्छे लीडर्स थे, देखने में बहुत सुंदर थे, गोरे थे। बट अब तक जो ब्राउन और ब्लैक वुमेन्स थी उनको नहीं दिया जाता था कोई भी राइट। बट इसके अंदर क्या हुआ, वहाँ बात हुई कि सारी वुमेन्स, वेस्टर्न कल्चर जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है वो सारी वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कल्चर को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो दिस वे हाईलाइट्स कास्ट, रिलीजन, सेक्सुअलिटी एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडेंटिटीज़। यहाँ जो बात हुई ये इन केसेस पे बात हुई जहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमारे वुमेन्स के राइट्स के बारे में ही बात हुई। जो पहले हमारे राइट्स है वही यहाँ चल रहे थे कि वुमेन के पास ये सब राइट्स होने चाहिए। क्लियर है। तो हमारी थर्ड वेव के अंदर किसकी बात हुई, डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी की। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आती है हमारी फोर्थ वेव जो कि हमारी लास्ट वेव थी, जो हमारी 2008 में स्टार्ट हुई थी। केरला कोचरेन जो कि हमारी ब्रिटिश की थी, इन्होंने क्या किया था, ऑल द रेबल वुमेन साइकोलॉजी के बारे में बात की थी। वुमेन्स की क्या, साइकोलॉजी के बारे में बात की थी। इन्होंने क्या कहा था, दिस वेव यूजेस सोशल मीडिया टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड कॉल फॉर जस्टिस। इन्होंने सोशल मीडिया पे टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी। फोर्थ वेव में हमने किसके बारे में बात की थी, टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी।
कि जो सोशल मीडिया है हम इसके थ्रू भी अवेयरनेस फैला सकते हैं। हम ठीक है न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहे हैं पेपर, ठीक है ओके, हम बुक पब्लिश कर रहे हैं ठीक है, बट हम सोशल मीडिया टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ करके अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं लोगों के बीच में। वुमेंस के जो ये डोमेस्टिक वायलेंस इन सब के बारे में बता सकते हैं कि हाँ इनके पास ये चीज़, ये फ्रीडम होना चाहिए। क्लियर है? तो इट फोकस ऑन सेक्सुअल हरेसमेंट, मेंटल हेल्थ एंड जेंडर इक्वालिटी। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग से वो जो था ना, डोमेस्टिक वायलेंस, हैरेसमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें चलती हुई आ रही थी। ये सब चीज़ें ऐसी थी कि हम ठीक है हम लोग लड़ रहे हैं बट कम नहीं हो रही थी। राइट भी मिल गया, राइट टू वोट भी मिल गया, उसके बाद भी 90% वुमेंस को नहीं भेजा जा रहा था बाहर, वही उनको क्या करा जा रहा था, घर में ही काम काज किया जा रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी लोगों के लिए कि हम लोग लड़ भी रहे हैं बट उसका आउटपुट इतना नहीं आ रहा। पेपर पे तो हमारे लिए ठीक है, पेपर पे हमारे लिए हो गया है कि हमें फ्रीडम मिल गई है बट एक्चुअल में रियल लाइफ में हमें नहीं मिली है। तो फोर्थ वेव में जो हमारा बात हुई थी वो किसके बारे में बात हुई थी? टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई थी। क्लियर है? तो इनका जो स्लोगन था वो क्या था? फेमिनिज्म फॉर एवरीवन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। फेमिनिज्म हमारा ऐसा नहीं है कि बस ऑफलाइन मोड में ही रहेगा, फेमिनिज्म हमारा हर जगह है। फेमिनिज्म ऑनलाइन भी है एंड ऑफलाइन भी है। क्लियर है? तो फेमिनिज्म जो वर्ड है आपको आई होप अब तक मीनिंग तो समझ आ गया होगा ना। फेमिनिज्म हम तब वर्ड यूज़ करते हैं जब हम वुमेन्स की राइट्स की बारे में बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जहाँ हम पैट्रियार्की सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं फेमिनिज्म वर्ड का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारी 4 वेव थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। तो थोड़ा रिवाइज कर लें। फर्स्ट वेव में किसके बारे में बात हुई थी? राइट टू वोट। सेकंड वेव जब हमारी आई तो वहाँ हमारा क्या हुआ? बर्थ के बारे में बात हुई कि वुमेन को क्या अपनी बॉडी का कंट्रोल वुमेन के पास होना चाहिए। थर्ड वेव जब हमारी आई तो वहाँ हमने बात किया कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो सारी वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो यहाँ हमारी जो इंडिविजुअलिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में बात हुई थी। जो हमारी फोर्थ वेव थी वहाँ हमने किसके बारे में बात करी? टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी। आई होप आपको क्लियर होगा। इनके स्लोगन्स और जो इनके लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा राइज इन फेमिनिज्म। अब राइज इन फेमिनिज्म है क्या? फेमिनिज्म स्टार्ट एज अ मूवमेंट दैट आस्क फॉर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन इन एजुकेशन, वर्क एंड सोसाइटी। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जो स्टार्ट हुआ था वुमेन के राइट के बारे में, जहाँ वुमेन्स ने खुद ने क्वेश्चनिंग की कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें एजुकेशन का अधिकार क्यों नहीं है, हम क्यों घर पे ही काम करते हैं, हमारे सोसाइटी में क्यों इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है। तो जहाँ पे भी वुमेन्स के राइट के बारे में बात होती है तो वहाँ हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? फेमिनिज्म का वर्ड, फेमिनिज्म वर्ड का यूज़ करते हैं। और एक टाइम पे फेमिनिज्म इतना पीक पे था कि हर लोग चाहते थे कि हाँ वुमेन्स को क्या मिले, जो भी उनके राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इट्स अबाउट सेइंग मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल चांस एंड रिस्पेक्ट। इसमें क्या फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें यही बात होती है कि जो मैन है और जो वुमेन है वो इक्वल है, उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। मेंस को जो पैट्रियार्की सिस्टम है ख़त्म होना चाहिए। क्लियर है? अब वेरियस स्ट्रेंथ्स ऑफ फेमिनिज्म हमारे हैं क्या क्या? क्लियर है? सबसे पहला आता है हमारा लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म के जो लोग थे वो क्या करते थे? उनका जो मानना था वो अचीव करना चाह रहे थे जेंडर इक्वालिटी। लिबरल फेमिनिज्म यानी जेंडर इक्वालिटी। वुमेन और मैन को फंडामेंटली डिफरेंट नहीं, फंडामेंटली हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि हाँ भाई वुमेन्स को हम बाहर नहीं भेजेंगे, मैन ही हमारे काम करेंगे। तो ये जो जेंडर इक्वालिटी थी इन्होंने क्या किया? उसको अचीव करने की कोशिश की। किसके अंदर? लिबरल फेमिनिज्म के अंदर। ठीक है? इन्होंने कहा लिबरल फेमिनिज्म का मेन मोटिव ये था, वो ये समझा रहे थे लोगों को कि जो मैन और वुमेन है वो फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है, वो इक्वल ही हैं, बट हमने खुद ने ही उन्हें डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि हाँ वुमेन ये नहीं कर सकती और मैन ये कर सकता है, वुमेन ये नहीं कर सकती या ये हो सकता है। क्लियर है? तो फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है, हमने खुद ने ही, सोसाइटी ने खुद से उन्हें डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो दैट्स ऑल अबाउट लिबरल फेमिनिज्म। क्लियर है? अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिबरल फेमिनिस्ट believe women should get equal opportunities through law and education, not by changing the entire system by making it fair. लिबरल फेमिनिस्ट के जो लोग थे वो ये बिलीव करते थे तो वुमेन्स के भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जितनी मैन को मिलती है। राइट टू एजुकेशन, वुमेन मैन
सबको मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए चांसेस। एंटायर सिस्टम लॉस के जो सिस्टम्स हैं, वोटिंग का हो गया, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी का हो गया। पहले क्या था, प्रॉपर्टीज जो थी मैन के नाम पे ही होती थी, वुमेन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। तो ये जो लॉज, डिफरेंट डिफरेंट लॉज थे, इनको हमें चेंज करना था। हम ऐसा नहीं, पूरे एंटायर सिस्टम को चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि हाँ हमें चेंजेस करने चाहिए, हमें वो फेयरली चेंजेस करने चाहिए, ना कि हम पूरे एंटायर सिस्टम को चेंज करने की बात करें। तो लिबरल फेमिनिस्ट के लोग ये मानते थे कि वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि वो फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है, फंडामेंटली मैन एंड वुमेन दोनों इक्वल हैं। क्लियर है? It based on idea of freedom and individual rights, believing that if we fix unfair laws, equality will follow। ये क्या कहते थे जो लिबरल फेमिनिस्ट के लोग थे, इनका मेन आइडिया ये था कि जो हमारे लॉज हैं उनके अंदर कुछ अनफेयरनेस है, कुछ ऐसे लॉ है जो खुद वुमेन को कम दिखाता है, वुमेन की इक्वालिटी को कम करते हैं। वो खुद ये बताते हैं कि जो वुमेन है वो ये काम नहीं कर सकती, जो वुमेन है वो ये काम नहीं कर सकती। तो जो ये अनफेयर लॉज हैं, हमें इन्हें फिक्स करना चाहिए, हमें इन्हें चेंज करना चाहिए। अगर हम इन्हें चेंज कर देंगे तो हम इक्वालिटी खुद प्राप्त कर लेंगे। बोलते हैं ना कि खुद ब खुद वो चीज़ हो जाएगी। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट कि हम इक्वालिटी हमें खुद मिल जाएगी, वुमेन्स को हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट जहाँ ये अनफेयर लॉज है, इन्हें फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब मानना था लिबरल फेमिनिस्ट के लोगों का। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो लिबरल फेमिनिज्म मतलब कि इनका मेन मोटिव क्या था, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। क्या कहते थे कि जो मैन एंड वुमेन है वो फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो मैं की पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर लोगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की, जो है हमारा रेडिकल फेमिनिस्ट। रेडिकल फेमिनिस्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जहाँ से हमारा मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा 2022, 23, 24 और 24-25 के अंदर तीनों साल पूछा गया है रेडिकल फेमिनिस्ट होता क्या है। तो रेडिकल फेमिनिस्ट के अंदर क्या है, दैट वुमेन आर नॉट जस्ट ट्रीटेड अनफेयरली बिकॉज लॉ और जॉब्स, बट बिकॉज ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ। ये क्या कहता है, रेडिकल फेमिनिस्ट के लोग ये मानते हैं कि जो अनफेयरनेस है ना, वो हमारे लॉज और जॉब्स की वजह से नहीं है। उनका पीछे का जो मेन रीज़न है वो क्या है, हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी खुद ये बिल्ड करती है मैन एंड वुमेन के बीच में डिफरेंसेस। क्लियर है? तो ये रेडिकल फेमिनिस्ट के लोग ये मानते थे कि ऐसा नहीं है कि हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे देंगे तो हमें इक्वालिटी मिल जाएगी, अगर हम लॉज चेंज कर देंगे तो हमें ये सब फ्रीडम मिल जाएगी। नहीं, रेडिकल फेमिनिस्ट के लोग ये मानते थे कि खुद सोसाइटी को चेंज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी खुद मैन और वुमेन के बीच में डिफ्रेंशिएट खुद क्रिएट करती है, इसलिए हमारी जो अनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है। लोगों को, वुमेन्स को बहुत ज़्यादा कुछ माने ही नहीं जा रहा है उनको। क्लियर है? तो क्लियर है आपको? रेडिकल फेमिनिस्ट का जो मेन आइडिया था वो था क्या, इसमें जो इश्यूज थे वो क्या थे, डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा। डोमेस्टिक वायलेंस तो बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम। ठीक है? रिप्रोडक्टिव राइट्स था ही नहीं कभी भी। मतलब आप खुद सोचो कि कैसा राइट है कि खुद वुमेन की खुद की बॉडी पर उसका कंट्रोल नहीं है। क्लियर है? जब चाहा जब उसे बच्चे करा दिए, जब चाहा उसको ऐसे छोड़ दिया, जब चाहा उसको पीट दिया, जब चाहा उसे कहीं और काम करा लिया। तो ये सब चीज़ें कितना मेंटली डिस्टर्ब करती थी एक वुमेन को। तो उस टाइम इतना बेकार था ये सिस्टम कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्लियर है? तो रेडिकल फेमिनिस्ट के लोग यही मानते थे कि हमें सोसाइटी को चेंज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टीड ऑफ कि हम लॉज और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाएं। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, रेडिकल फेमिनिस्ट बिलीव सोसाइटी इटसेल्फ इज बिल्ड ऑन मेल पावर लाइक पेट्रियार्की एंड मेड बी चेंज कंप्लीटली फॉर ट्रू इक्वालिटी। रेडिकल फेमिनिस्ट के लोग ये बिलीव करते थे कि सोसाइटी खुद मेल पावर को क्या करती है, पुश करती है कि हाँ मेल ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जहाँ पेट्रियार्की सिस्टम बहुत ज़्यादा था उस टाइम। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो ये इक्वालिटी है इसको ट्रू करने के लिए हमें सोसाइटी की जो सोच है ना उसको चेंज करना चाहिए। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे विलेजेस में आज भी वही सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। कहीं ना कहीं क्या है, वुमेन्स को अब भी कम समझा जाता है। बहुत जगह विलेजेस वगैरह में होता है, अब तो नहीं है बट कहीं कहीं अब भी होता है। तो वो चीज़ क्या थी कि सोसाइटी खुद से क्रिएट करती है डिफरेंसेस। सोसाइटी खुद नहीं चाहती है कि जो फीमेल्स हैं उन्हें पावर मिले, फीमेल्स बाहर जाएं। तो सोसाइटी अगर कोई जा रहा है तो उसको ऐसे बोलेंगे कि यार देखो ये अपनी लड़की को बाहर भेज रहा है। खुद ब खुद इतने सारे अजम्पशंस बना लेते हैं कि लोग बाहर भेजना पसंद ही नहीं कर रहे थे। क्लियर है? तो रेडिकल फेमिनिस्ट इज द रूट कॉज अप्रोच। इट सेज
that main problem is patriarchy, a system where men hold power over women in everywhere from family to society. इनका मानना ये था, तो हमारी रूट कॉज है ना ये फेमिनिज्म की, वो क्या है, पैट्रियार्की सिस्टम। पैट्रियार्की सिस्टम इसका रूट कॉज है। अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे ना तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। जहाँ मैन को ज़्यादा पावर दी जाती है, मैन को हर जगह, फैमिली के अंदर हो गया, सोसाइटी के अंदर हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, सबसे ज़्यादा मैन को जो पावर दी जाती है ना, ये पैट्रियार्की सिस्टम, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारी जो वुमेन है उनको फ्रीडम मिल जाएगी, उन्हें उनके राइट्स मिल जाएंगे। इनका मानना ये था रेडिकल फेमिनिस्ट के लोगों का। Instead of fixing law, it want to complete change how society work to end this dominations. हमें सोसाइटी जो डोमिनेटिंग फैक्टर है ना, ये सबसे ज़्यादा सोसाइटी हमेशा मेन प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की रहती है। मतलब अब भी बहुत जो मेन प्रॉब्लम है ना वो सोसाइटी के लोगों की है, उनकी थिंकिंग का लेवल अब भी वही है। अपने लिए तो वो चेंज है बट दूसरों के लिए उनका अब भी वही है कि नहीं वो आगे ना बढ़े, वो ना करे। तो हमें इसे फिक्स करना चाहिए, ना कि लॉज और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लानी चाहिए। वो एक है रीज़न, बट जो मेन रीज़न है, रूट कॉज है, वो हमारी सोसाइटी है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो रेडिकल फेमिनिस्ट के लोग थे उनका बिलीफ क्या था। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है हमारा मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, जहाँ से हमारा क्वेश्चन 82 2022-23 एंड 24-25 2 साल पूछा गया था कि बेसिकली ये होता क्या है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के लोग क्या मानते थे, ये मानते थे कि ये जो इनइक्वालिटी है मैन और वुमेन के बीच में, वो किसकी वजह से, प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिज्म की वजह से। अगर पैसा किसके पास ज़्यादा है, मैन और वुमेन के, ऑब्वियस है मैन के पास, तो अनइक्वालिटी तो होगी। प्रॉपर्टी किसके पास ज़्यादा, मैन के पास, वुमेन के पास, मैन के पास, तो किसकी ज़्यादा इज्जत होगी, मैन की। किसके पास ज़्यादा पावर होगी, मैन की। तो उनका मानना ये था कि जो मेन रूट कॉज है ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिज्म है। इनका मानना ये था कि ये जो हमें क्या करना चाहिए, जो कैपिटलिज्म का लॉज वगैरह है ना, इनको रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए कि भाई जो पैसे हैं वो ऐसे ही नहीं है कि मैन ही कमाएंगे, कैपिटलिज्म हमारी वुमेन भी कमा सकती हैं। प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज़ नाम होती है वो वुमेन के नाम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारी प्रॉपर्टी हमने मैन के ही नाम कर दी है। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के लोग यही मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिज्म मेन कॉज है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या है लिखा हुआ है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म लिंक वुमेन ऑपरेशंस to capitalism. They say women are treated unequally because society value money and work done by men more than unpaid housework done by women. मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के लोग ये मानते थे जो कैपिटलिज्म है ना वो सबसे ज़्यादा अनइक्वालिटी फैलाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी किसको वैल्यू करती है, आज के टाइम पे भी अगर हम देखें तो सोसाइटी में किसकी इज्जत है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है। तो पैसा मनी सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, तो जिसके पास मनी है उसकी ज़्यादा रेस्पेक्ट है, जिसके पास मनी है उसके पास ज़्यादा पावर है। तो क्या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के लोग ये मानते थे कि सोसाइटी वैल्यू करते पैसों को। अब जब वुमेन पैसा नहीं कमाएगी, वुमेन के पास पैसा रहेगा नहीं, तो उसकी वैल्यूज़, उसकी इज्जत, उसे रिस्पेक्ट कहाँ से ही मिलेगी। तो कैपिटलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस इनइक्वालिटी के बेस पे। तो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो वुमेन थी उन्हें अनपेड जॉब लाई, यानी उनके घर के काम वगैरह कराए जाते थे, दूसरों के घर भेजा जाता था, बट कैसे, पैसे मिलते ही नहीं थे उन्हें। तो कैपिटलिज्म तो वहीं का वहीं है ना, काम भी कर रहे हैं, पैसे भी नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रहा है, कोई पावर भी नहीं मिल रहा है। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का जो मेन प्रॉब्लम थे ना वो रूट कॉज उन्होंने कैपिटलिज्म को बताया था। क्लियर है? वुमेन प्रॉब्लम्स कम फ्रॉम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नॉट जस्ट जेंडर। इन्होंने क्या बताया था कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, जो इकोनॉमिक है ना उसकी वजह से इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा, वुमेन की मेन कॉज यही है। ऐसा नहीं है जेंडर के बेस पे, जेंडर क्या मेल और फीमेल के बेस पे आप किस तरीके से इनइक्वालिटी कर रहे हैं, कोई तो बेसिस होगा क्या वुमेन्स को, फीमेल्स को नीचा समझ रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि जेंडर नहीं है, जेंडर ठीक है समझ आता है, बट जो मेन कॉज है वो कैपिटलिज्म है और प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी पैसे को ज़्यादा इज्जत देती है, तो जब वुमेन के पास पैसा है ही नहीं तो उसे इज्जत कहाँ से मिलेगी। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट फेमिनिज्म। सोशलिस्ट फेमिनिज्म हमारा मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल फेमिनिज्म का कॉम्बिनेशन है। ये क्या कहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म के साथ साथ पैट्रियार्की दोनों रूट कॉज है। क्योंकि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म
कैपिटलिज्म की बात करता है, और रेडिकल फेमिनिज्म पैट्रियार्की सिस्टम की बात करता है, और सोशलिस्ट फेमिनिज्म दोनों को कंबाइन कर देता है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को भी और हमारे रेडिकल फेमिनिज्म को भी। सोशलिस्ट फेमिनिज्म हमारा क्या कहता है कि वुमेन्स के पास जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये भी एक बड़ा कॉज है, और जो पैट्रियार्की सिस्टम है ये भी एक बड़ा कॉज है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। Socialist feminism combine Marxist and radical feminism. It says women are oppressed both by capitalism and patriarchy. कि वुमेन को जो दबाया जा रहा है ना, वुमेन को जो कम समझा जा रहा है, जो उन्हें फ्रीडम्स नहीं दी जा रही हैं, वो जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कह रहा है वो भी ठीक है, और जो रेडिकल फेमिनिज्म कह रहा है वो भी ठीक है। इकोनॉमिक कैपिटलिज्म की एक मेन रोल प्ले है, और साथ ही साथ जो मेल डोमिनेटिंग यानी पैट्रियार्की सिस्टम है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? टू हेल्प वुमेन वी फिक्स बोथ मनी प्रॉब्लम एंड द जेंडर इनइक्वालिटी। अगर हमें वुमेन की हेल्प करना है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट फेमिनिज्म को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं और रेडिकल फेमिनिज्म को छोड़ दें, या रेडिकल को ज़्यादा दे दें, मार्क्सिस्ट को छोड़ दें। क्या है, हमें दोनों प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा, मनी प्रॉब्लम को भी, और साथ ही साथ जो ये जेंडर इनइक्वालिटी यानी पैट्रियार्की जो सिस्टम है, हमें इन दोनों चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। अगर हम इन्हें फिक्स कर देंगे तो वुमेन ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएंगे, उन्हें फ्रीडम मिल जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये होता क्या है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल फेमिनिज्म। कल्चरल फेमिनिज्म क्या कहता है? कल्चरल फेमिनिज्म के लोग ये मानते हैं, कल्चरल फेमिनिस्ट के लोग ये मानते हैं कि मेल के पास अलग कुछ स्पेशलिटीज़ है, वुमेन के पास अलग कुछ स्पेशलिटीज़ है जो उसकी इनबिल्ट है। जो वुमेन कर सकता है वो मैन नहीं कर सकता, और जो मैन कर सकता है वो कहीं कहीं वुमेन नहीं कर सकती। इनका मानना ये था। ये जो डिफरेंसेस है वो ये उससे नहीं दूर करना चाह रहे थे। ये क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे कि भाई इन्हें दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए। जो वुमेन की क्वालिटीज़ हैं उसको भी इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए, जो मैन की क्वालिटीज़ है उसको भी इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए। वुमेन की क्वालिटीज़ क्या है? लव, एम्पैथी, घर का काम करना, वैल्यूज़ को प्रोवाइड करना, ये सब वुमेन की क्वालिटीज़ हैं। तो जो वुमेन की क्वालिटीज़ है हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो उसकी इनबिल्ट क्वालिटीज़ है। ठीक है, और जो मैन के उसको दो, तो हमें ये डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो उनकी इनबिल्ड क्वालिटीज़, अगर हम उनको रिस्पेक्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो कल्चरल फेमिनिस्ट के लोग ये मानते थे, ये उनका बिलीफ था। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कल्चरल फेमिनिस्ट सेलिब्रेट द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक देम द सेम। उनको सेम करना नहीं चाह रहे थे कि मैन और वुमेन को इक्वल लाओ, तभी हम कहेंगे कि भाई हाँ हमारी फ्रीडम अचीव हो गई है। ये लोग ये मानते थे कि जो इनके डिफरेंसेस हैं ये उसको ही सेलिब्रेट करते थे। वो क्या मानते थे कि जो इनके पास क्वालिटी है इसको रिस्पेक्ट दो, इसके पास क्वालिटीज़ है उसको रिस्पेक्ट दो, तो ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी हमारी खत्म हो जाएगी। दे सेज क्वालिटीज़ लाइक लव, केयर एंड एम्पैथी आर वुमेन स्ट्रेंथ एंड शुड बी वैल्यूड। तो जो उनके पास क्वालिटीज़ है उनको वैल्यू दो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। इनका मानना ये था। यानी आप समझ रहे हो, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट, इन सब लोगों को मानना सबकी फ्रीडम, सबकी थिंकिंग बहुत अलग थी। क्लियर है? अब इको फेमिनिस्ट के लोग क्या मानते थे? इको फेमिनिस्ट के लोग ये मानते थे कि जिस तरीके से मैन का पूरा कंट्रोल है वुमेन पे, वो वुमेन को क्या करता है, वुमेन को मारता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है। इसी तरीके से सिमिलर है कि ह्यूमन ने क्या कंट्रोल किया हुआ है, एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया, वो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है। तो ये इको फेमिनिस्ट के लोग क्या करते थे, वुमेन्स के साथ साथ ही एनवायरनमेंट की भी बात कर रहे थे कि भाई जिस तरीके से आप वुमेन के बारे में बात कर रहे हो, मैन ने जैसे वुमेन को कंट्रोल किया, इसी तरीके से ह्यूमन ने भी तो पूरे नेचर को कंट्रोल किया हुआ है, एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया हुआ है, उसे वो कितना हार्म पहुंचा रहा है। तो ये कहता था इको फेमिनिस्ट कि अगर हमें अचीव करना है तो हमें इक्वल रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी वुमेन को भी और नेचर को भी, तभी हमारा जो वर्ल्ड है पूरा वो कैसा रहेगा, पीसफुल रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा इको फेमिनिज्म हमारा होता क्या है। क्लियर है? इसके अंदर यही लिखा हुआ है। मेन पॉइंट्स मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, तो जो मेन पॉइंट्स आप उनको ज़रूर याद रखें। ठीक है? क्या हुआ था इको फेमिनिज्म के बारे में थोड़ा रिमाइंड कीजिए। क्या बात मैंने अभी बताई कि यहाँ हमने नेचर के बारे में प्लस वुमेन की इक्वालिटी के बारे में, दोनों के बारे में बात करी। इको फेमिनिस्ट बिलीव देयर अ कनेक्शन बिटवीन हाउ सोसाइटी ट्रीट वुमेन एंड हाउ इट ट्रीट नेचर, बोथ आर ऑफन कंट्रोल और एक्सप्लोर्ड। ये क्या इको फेमिनिस्ट के जो लोग थे वो ये बिलीव करते थे कि सोसाइटी जिस तरीके से वुमेन को ट्रीट करती है और जिस तरीके से ह्यूमन एनवायरनमेंट को ट्रीट करा, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, और अगर हम इस कनेक्शंस को दोनों को रेस्पेक्ट देंगे तो हमारा क्या होगा, वर्ल्ड पीसफुल रहेगा। सेविंग द एनवायरनमेंट एंड सपोर्टिंग वुमेन गो हैंड इन हैंड, कि हमें एनवायरनमेंट को भी सेव करना है, साथ ही साथ अपने वुमेन्स को भी सेव करना है।
लाइक जैसे चिपकू मूवमेंट, सब लोगों ने पढ़ा होगा। चिपकू मूवमेंट था क्या? चिपकू मूवमेंट यही तो था कि हमें ट्रीज के चारों ओर क्या हो गई थी, वुमेन चिपक गई थी कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो दैट इज द सिंबल ऑफ इको फेमिनिस्ट कि हम वुमेन्स की भी सेफ्टी की बात करें और साथ ही साथ हम एनवायरमेंट की भी सेफ्टी की बात करें। आई होप आपको क्लियर होगा कि इको फेमिनिज्म हमारा क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म की अगर हम बात करें तो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म के अंदर क्या हुआ था, ये बोलते थे कि अगर कोई वुमेन इंडिया के अंदर रह रही है तो वो स्ट्रगल करे पोवर्टी, कल्चरल डिफरेंसेस की, कल्चरल ट्रेडिशंस की। बट अगर कोई वुमेन यूएसए में रह रही है तो वो किसके ऊपर स्ट्रगल कर रही है, वो अपनी पे के ऊपर, सेक्सुअलिटी, इन सब के ऊपर वो उसकी लड़ाई है, उसका स्ट्रगल इनके बेस पे। तो ये क्या कहता है कि ऑलमोस्ट दोनों की चीज़ें इंपॉर्टेंट है बट दोनों की प्रॉब्लम सेम नहीं है, दोनों की सिचुएशन सेम नहीं है। दैट ये कौन कहता था? हमारा पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, कि वुमेन की, हर वुमेन का स्ट्रगल अलग है। ऐसा नहीं है कि हम बता सकें कि हाँ वुमेन के सारे स्ट्रगल यही हैं, कि हम वुमेन को बता दें कि हाँ भाई यही सबकी प्रॉब्लम यही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म यही बात करता है कि वेस्टर्न के लोगों का अलग स्ट्रगल है और नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ का अलग स्ट्रगल है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो पुअर्टी और कल्चरल ट्रेडिशन स्ट्रगल है, बट अगर कोई वुमेन यूएसए में रह रही है तो उसका स्ट्रगल अलग है, इक्वल पे का या किसी और चीज़ का। क्लियर है? तो दिस टाइप ऑफ फेमिनिज्म फोकस ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन इन कंट्रीज दैट वर वंस कॉलोनियल लाइक इंडिया, अफ्रीका सेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि फेमिनिस्ट फोकस करता है डिफरेंट कंट्रीज पे, कि अगर आप कहीं और रह रहे हो तो आपका स्ट्रगल अलग है, कोई वुमेन इंडिया में रह रहे है, कोई अफ्रीका में रह रहे है, कोई यूएसए में रह रहे है, तो तीनों के स्ट्रगल अलग अलग है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि तीनों की प्रॉब्लम अलग है, बट तीनों की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट ज़रूर है। ठीक है? इट सेज वेस्टर्न फेमिनिज्म ऑफन इग्नोर द स्ट्रगल ऑफ वुमेन इन नॉन वेस्टर्न सोसाइटी। वेस्टर्न फेमिनिज्म के जो लोग हैं वो नॉन वेस्टर्न जो सोसाइटी है उनके स्ट्रगल को इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं कि अरे यार इनकी भी यही प्रॉब्लम होगी, जबकि ऐसा नहीं है। सबके स्ट्रगल अलग अलग हैं, सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग है और सबके प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और वुमेन आर नॉट द सेम। वुमेन इज डेवलपिंग कंट्रीज फेस एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लाइक पुअर्टी। हर वुमेन सेम नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारी वुमेन्स की सेम प्रॉब्लम है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर अलग प्रॉब्लम है, दूसरी कंट्रीज़ का अलग अलग प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है। पुअर्टी हो गई जैसे मैंने आपको बताया, इक्वल पे का होगा, कल्चर ट्रेडिशंस हो गया, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है हर वुमेन की। एंड इंडिया वुमेन में कॉज सेक्सियम्स एंड ऑल्सो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर जो वुमेन है तो उसके साथ अलग प्रॉब्लम्स होंगी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सियम्स, पुअर्टी, कल्चर ट्रेडिशंस। क्लियर है? तो ये होता है हमारा पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि और मेन कॉज क्या था पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ क्या था कि ये बात हुई थी कि वुमेन के स्ट्रगल सारे अलग अलग हैं। हर कंट्रीज़ के अंदर कोई वुमेन रह रही है तो उसका स्ट्रगल अलग है, कोई दूसरी कंट्रीज़ में रह रही है तो उसका स्ट्रगल अलग है। इसके बारे में बात हुई थी पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या है? पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के लोग ये मानते थे कि वन मदर अनदर कैरियर, लाइक कोई भी अगर एक वुमेन है तो हम कब कहेंगे कि भाई जो वुमेन है वो रियल वुमेन है, या वुमेन जो है हाँ इस ये वुमेन पावरफुल है, किस तरीके से आप कहेंगे? वो जब मदर बनेगी जब, या वो जब अपने कैरियर्स को वैल्यूज़ देगी तब। तो कोई सिंगल वे नहीं है कि हम बता सकें, कोई सिंगल डिफरेंसेस नहीं है कि हम बता सकें कि रियल वुमेन की डेफिनेशंस क्या है। ये उसके ऊपर बात की थी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के बाद, फेमिनिज्म के लोगों ने। क्लियर है? तो इसमें क्या है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म सेज देयर नो सिंगल वे टू डिफाइन वुमेन और फेमिनिस्ट। ये क्या कहता है कि कोई एक ऐसा वे नहीं है, कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसकी हेल्प से हम बता सकें कि हाँ ये होता है वुमेन या ये होता है फेमिनिज्म। सबका अलग अलग है। एवरीवन एक्सपीरियंस इज डिफरेंट बेस्ड ऑन रेस, क्लास, बैकग्राउंड। हर किसी की अगर हम बात करें तो क्लास के, कास्ट के, हर किसी के बेस पर उनके जो सबके एक्सपीरियंस है वो सबके अलग अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ एक सिंगल डेफिनेशन ये है कि हम हाँ ये है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ या दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पावरफुल वुमेन। क्लियर है? तो ये उसके बारे में बात करते हैं। A poor rural woman experiences different from a rich city woman. Both are women but their challenges are different. अगर हम बात करें कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अंदर दो वुमेन रहती है, तो क्या वुमेन अर्बन एरिया और रूरल एरिया में जो वुमेन रहती हैं
वो तो सेम है तो वुमेन ही, बट उनके जो कल्चरल डिफरेंसेस है, जो उनके चैलेंजेस है, वो तो दोनों के अलग अलग हैं। तो आप कैसा बताएंगे कि हाँ फेमिनिज्म ये है? आप मुझे बताओ, कैसे बताओगे कि आप फेमिनिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन ये है? कैसे आप बता पा रहे हो? है तो दोनों वुमेन ही, बट क्या है, दोनों अलग अलग जगह रह रही है, एक गांव में रह रही है, एक शहर में रह रही है, बट उनके स्ट्रगल्स तो अलग है, उनके डिफरेंसेस तो अलग हैं, जो वो चैलेंजेस फेस कर रही हैं वो तो अलग हैं। तो कोई ऐसा सिंगल वे नहीं है कि हम बता सकें कि हाँ भाई ये तरीका है इसका, या ये डेफिनेशन है इसकी। तो इसके बारे में बात किसने की थी? पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सारे PYQs की तरफ। अब हमारा जो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया, अब हम PYQs की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि 2023-24 में पूछा गया था, लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी में आया था। तो था क्या? हाउ फेमिनिज्म हैज़ इवॉल्व। मैंने आपको बताया था कि इवोल्यूशन की बात आए, पास की फेमिनिज्म कब से स्टार्ट हुआ, या वेव की बात आए, तो इसका आंसर है आपको सारे वेव, जो चारों वेव मैंने बताए थे, लिबरल, रेडिकल, लिबरल वाला जो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, जहाँ हमने राइट टू वोट, इनइक्वालिटी, इन सब के बारे में बात की थी। तो वो आपको चारों वेव समझाने थे। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? आपको चारों वेव एक्सप्लेन करने थे, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आपको क्या एक्सप्लेन करना था? एलाबोरेट वुमेन पोजीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। और आपको बताना था कि आज के टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड वुमेन की क्या पोजीशन है इन टर्म ऑफ हेल्थ, इन टर्म ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन और हेल्थ के बेस पे आपको बताना था कि आज की पोजीशन क्या है वुमेन की। तो सबसे पहले आपको चारों वेव को एक्सप्लेन करना था, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमें बताना था वुमेन की पोजीशन वर्ल्ड के अंदर आज के टाइम पे क्या है, बेस्ड ऑन हेल्थ एंड बेस्ड ऑन एजुकेशन। तो सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो वुमेन का जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो बना दिए गए हैं, गांव एरियाज में भी, बहुत ऐसे एरियाज जहाँ लाइक कुछ भी नहीं होता था पहले के टाइम पर, आज वहाँ सारी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइडेड है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन्हें फ्री, लाइक बोलते हैं ना कि फ्री उन्हें इलाज मिलता है। तो हेल्थ की पोजीशंस आज के टाइम पे वुमेन की बहुत ठीक है। बट कैसे ठीक है वो देख लेते हैं। वुमेन लाइक एक्सपेसेंट्री हैज़ इंक्रीज इन मोस्ट कंट्रीज। मैटरनल डेथ हैव डिक्रीज ड्यू टू बेटर हॉस्पिटल एंड मेडिसिन। मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या है कि जब वुमेन किसी बच्चे को बर्थ देती है तो उस टाइम उसकी डेथ हो जाती थी पहले। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग ध्यान ही नहीं देते थे, लोगों का था ही नहीं कि भाई इन्हें मेडिसिन दी जाए, उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया जाए। पहले क्या होता था, जो बड़े बूढ़े लोग थे वही डिलीवरी करा देते थे। तो क्या होता था, वो कैसे भी भाई उनका जो भी था लॉजिक वो लगाते थे, और क्या हो जाता था, बच्चा तो पैदा हो जाता था बट मम्मी जो उनकी मदर थी उसकी डेथ हो जाती थी। तो मैटरनल डेथ का जो रेशो है एक टाइम पे इतना पीक पे था कि आप देखो कि लाइक जो वुमेन बर्थ दे रही है वो मर ही जा रही है, उसकी डेथ हो ही जा रही है। तो मैटरनल रेट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। क्यों? हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराओ, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें फ्री में आपको मिलती हैं। तो आज के टाइम पे लोग अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर। तो अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुएशन, हाइजीन, रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड इम्प्रूविंग, जो हमने बात की थी कि रिप्रोडक्टिव राइट्स आज के टाइम पे वुमेन को पास राइट है अपनी ओन बॉडी का। अगर वो चाहे तो बच्चा पैदा करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई उसको नहीं ये चीज़ करनी ही करनी है कि उसको 4 बच्चे कोई जन्म देना है। ठीक, क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप? तो रिप्रोडक्टिव राइट्स उसको मिल चुका है। और मेंस्ट्रुएशन, हाइजीन, इन सब के बारे में भी आज के टाइम पे नेचुरल है, बात होती है। हाइजीननेस बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि जो वुमेन है वो कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं खुद की लाइफ के अंदर। क्लियर है? तो आप सोचो कि लाइक वुमेन के अंदर खुद को इतनी प्रॉब्लम्स है, लाइक क्यों ऐसा नहीं होता कि बर्थ जो है वुमेन देते, क्योंकि वो इतनी पावरफुल है, वो इतनी है कि वो बर्थ के टाइम पर जो पेन होता है उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, वो उसको सह सकती है। क्लियर है? मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो पेन होता है वो मैन को क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि पता है कि वुमेन जो है उस चीज़ को फेस कर सकती है, तो ऑलरेडी उनके साथ इतनी प्रॉब्लम है। तो आज के टाइम पे सब लोग अवेयर हैं कि हाँ भाई वुमेन के साथ इतनी सारी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है जो बाय बर्थ उसको मिलती हैं। तो लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं। और हेल्थ के बारे में बात करें तो आज का हेल्थ सिस्टम अच्छा है वुमेन्स के लिए, बट कुछ प्रॉब्लम्स अब भी एग्जिस्ट करती हैं। कैसे? मैटरनल हेल्थ, बहुत सारी पुअर कंट्रीज़ हैं, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, जहाँ वुमेन अब भी बर्थ के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है, डॉक्टर्स नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिसिन नहीं है। तो वहाँ वही जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पुराने लोग हैं वही बर्थ दिलवा देते हैं, चाइल्ड बर्थ
हो जाता है और जो मदर है उनकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे भी अब भी मैटरनल हेल्थ जो है, मैटरनल डेथ रेशियो अब भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं, बट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर नहीं करती। क्लियर है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अब भी ये कल्चर है कि जो वुमेन्स हैं या गर्ल्स हैं वो क्या कहेंगी, खाना बाद में खाएंगी। पहले घर के सारे जो मैन हैं वो सारा खाना खाएंगे, देन उसके बाद वुमेन खाना खाएंगी, जिसकी वजह से वुमेन क्या बचा कुचा खाना खा लेंगी, बच गया तो खा लिया, नहीं बचा तो बस ऐसे ही सो गई, जिसकी वजह से उनकी पूरी हेल्थ अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से अनीमिया एंड पुअर हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो दूसरा कॉज है हमारा मेल न्यूट्रिशन, जो आज के टाइम पे काफ़ी कंट्रीज़ में अब भी एग्जिस्ट करता है। मेंटल हेल्थ यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लाइक आप देखते हो कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कि मुझे लड़का ही चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, कि वुमेन के हाथ में क्या है, कैसे वो कर सकते हैं कि भाई जो वो बर्थडे वो लड़का ही हो, वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो कैसे बता सकती है। तो मेंटल प्रेशर उस पर इतना बना दिया जाता है कि भाई वो नहीं, किसी लायक नहीं होती, वो बस सोचती है अरे यार बस जो भी हो, वो खुद ब खुद उस चीज़ में फंस जाती है कि यार मैं क्या करूँ। समझ पा रहे हैं आप? तो दैट इज़ कॉल्ड मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे वुमेन्स की बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं लोग, इसी चीज़ को लेकर कि मुझे लड़का चाहिए, या जो काम है उनको अनपेड काम करा रहे हैं, सोशल जो प्रेशर है कि सोसाइटी जो प्रेशर बनाती है, तो उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो आज भी एग्जिस्ट करती है। आज भी बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आज भी हैं, और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आज भी हैं और उन लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ कॉज हैं और कुछ बेनिफिट्स हैं जो आज के टुडे वर्ल्ड के अंदर हम बात कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन अगर हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम ग्लोबली बहुत अच्छा हो गया है, ग्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है, लोग अवेयर हुए हैं, लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। लाइक अपने स्लोगन है हमारे यहाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये क्या स्लोगन्स है कि वुमेन को एजुकेशन का जो राइट है वो उसको मिला है, तो उसे पढ़ना चाहिए यार, जब तक वो पढ़ सके उसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए। क्लियर है। तो मोर गर्ल्स आर अटेंडिंग स्कूल्स यूनिवर्सिटीज देन एवर बिफोर। अगर आज के टाइम पर आप रेशो देखोगे गर्ल्स के एजुकेशन का, तो इंस्टीड ऑफ पास्ट ईयर्स आज के टाइम पे इंक्रीज हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ में लोग पढ़ा रहे हैं अपनी बेटियों को, गर्ल्स को स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, अदर कंट्रीज़ में भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो जो वुमेन एजुकेशन है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। बट प्रॉब्लम जैसे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है, तो कुछ प्रॉब्लम अब भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक जेंडर गैप। रूरल एरियाज़ में क्या होता है, ड्रॉप आउट करा देते हैं, किसकी वजह से, पैसा नहीं होता। क्योंकि गांव के लोगों का क्या होता है, जब खेती वगैरह वो होता है तो तब भी उनके पास पैसे आते हैं। उन्हें क्या लगता है कि हम लड़कों को पढ़ाएंगे तो वो हमें पे करेगा, लाइक वो जॉब वगैरह करेगा तो वहाँ से हमें पैसा मिलेगा। बट लड़की को पढ़ा के क्या फ़ायदा, क्यों? क्योंकि उसकी तो शादी कर देनी है, तो क्या ही उसे फ़ायदा, हम क्यों पढ़ाएं उसको। तो जो जेंडर गैप है वो अब भी एग्जिस्ट करता है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, बहुत सारी विलेजेस के अंदर, जहाँ चाइल्ड मैरिज हो जाती है। लड़कियों की जो लाइक 15-20 साल में शादी कर देते हैं, बस कहाँ से वो पढ़ेगी, 15-20 साल की क्या ही एज होती है, अगर आप उसकी शादी कर दोगे तो वो कहाँ से पढ़ेगी। तो जो जेंडर गैप है वो आज भी एग्जिस्ट करता है, जो हमारी एजुकेशन को ख़राब कर रहा है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लाइक आप खुद सोचो कि अगर आप देख रहे हो तो खुद आप इनिशिएट करो। अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉब्लम पता चल रही है क्या क्या, तो आप इस सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप रट के लाइक पढ़ो पास तो आप हो ही जाओगे, बट आपको क्या करना है, इससे सीखना भी है। जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर आप उन प्रॉब्लम को देख रहे हो तो आप उन लोगों को समझाओ कि आप ऐसा मत करो, एजुकेशन को इंक्रीज़ करो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं आज भी, तो आप उसको क्या करो, डेवलप करो, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को उनके सामने रखना सीखो, ताकि जो इनिशिएट इतने टाइम से लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से जो इनिशिएट इतने लोगों ने किया, इतनी वुमेन्स ने किया, उनका ज़ाया नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है सेफ्टी इशू। सेफ्टी इशू सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेफ्टी इशू सबसे बड़ी, मैं आज के टाइम पे मानूँ तो आज के टाइम पे जो पीक पे जो प्रॉब्लम लगती है वो मुझे सेफ्टी इशू है। हैरेसमेंट हो गर्ल्स को किडनैप किया जाता है, रेप हो जाता है उनका, तो दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी इशू। आज के टाइम पे कौन चाहेगा कि भाई तुम रात में 12 बजे तक वर्क कर लो। नाइट शिफ्ट में मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे गर्ल खुद अपने आप को सेव करती होगी। मैं अपने आप को नहीं सेव करती कि अगर मैं नाइट शिफ्ट में कहीं वर्क करना जाऊँ या नाइट शिफ्ट में जॉब करना जाऊँ। क्यों? क्योंकि सेफ्टी इश्यूज़ मुझे लगते हैं, सेफ्टी इश्यूज़ हैं आज के टाइम पे, और जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से इतनी लाइक मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, जो कि आप न्यूज़ में देख पा रहे होंगे। लाइक छोटी छोटी बच्ची, क्या 10-12 साल की बच्ची के साथ रेप करके मार देते हैं। तो
जब इतनी छोटी लड़की के साथ वो सेफ्टी इश्यूज़ हैं तो बड़े लोगों के साथ तो ऑब्वियस होंगे। तो सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से लोग पढ़ाना पसंद नहीं करते, सब चाहते हैं कि लड़कियां घर पे रहें, सेफ रहें। तो क्यों सेफ्टी इश्यूज़ से रिलेटेड जो इशू है ये हम लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, सोसाइटी भी सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए सेफ्टी के ऊपर। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है और जो एजुकेशन को पीछे खींच रही है कि बट एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ऐसा नहीं है। तो अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की तो बढ़िया, अच्छा, काफ़ी पीक पर है इस टाइम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2023-24 में पूछा गया था कि थर्ड वे फेमिनिज्म को समझाना था और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की हाइलाइट्स को बताना था, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 24-25 में आया था EQ2, जिसमें आपको वेरियस फेमिनिस्ट थ्योरी बतानी थी। तो वेरियस फेमिनिस्ट थ्योरी लाइक लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल, सोशल, कल्चर, इको फेमिनिज्म, ये सब जो भी आपने फेमिनिज्म पढ़े सारे बता दो आप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2024-25 में पूछा गया था कि आपको बताना था कि यूनिवर्सलिस्ट क्लेम फेमिनिज्म और फेमिनिज्म थ्योरी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। फेमिनिज्म थ्योरी की अगर आप बात करें ना तो फेमिनिज्म थ्योरी जो अभी हमने पढ़ी है ना, ये लिबरल, रेडिकल, सोशलिस्ट, इनको बोलते हैं फेमिनिस्ट थ्योरीज। क्लियर है? तो आपको क्या बताना था, इनके बीच में जो टेंशन है उसको बताना था। यूनिवर्सल फेमिनिज्म क्या होता है उसको बताना था। और क्या बताना था, ग्रोइंग रिकॉग्निशंस ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ जेंडर को एक्सप्लेन करना था। क्लियर है? सबसे पहले आप फेमिनिस्ट को एक्सप्लेन कीजिए कि फेमिनिज्म है क्या। फेमिनिज्म इज द बिलीव दैट मैन एंड वुमेन एंड ऑल जेंडर शुड बी इक्वल। फेमिनिज्म का मतलब क्या है कि मैन और वुमेन जो भी सारे जेंडर हैं वो सब इक्वल हैं, हम उनको इक्वली ट्रीट करेंगे। बट एज फेमिनिस्ट ग्रो अराउंड द वर्ल्ड पीपल रियलाइज दैट इक्वालिटी डज नॉट मीन द सेम थिंग्स एवरीवेयर। बट जैसे जैसे वर्ल्ड एक्सप्लोर हुआ, आगे बढ़े हम लोग, एजुकेशन बढ़ी, तो हमने एक्सपीरियंस किया कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम उनको सबको सेम कर दे तो दैट इज़ कॉल्ड इक्वालिटी। इक्वालिटी का बहुत अलग अलग मीनिंग है हर चीज़ के लिए। अब है हमारा यूनिवर्सल फेमिनिज्म। अब यूनिवर्सल फेमिनिज्म क्या कहता है? यूनिवर्सल का मतलब है जो सबके लिए है। यूनिवर्सल फेमिनिज्म ये कहता है कि हमारी जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वुमेन की, वो कॉमन प्रॉब्लम्स है, लाइक पैट्रियार्की हो गया, इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सब कॉमन है, तो हमें इनके ऊपर काम करना चाहिए। ये कौन कहता है? हमारा यूनिवर्सल फेमिनिज्म या यूनिवर्सलिस्ट फेमिनिज्म। क्लियर है? अब यूनिवर्सल फेमिनिज्म सेज दैट ऑल वुमेन शेयर सम कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक पैट्रियार्की, इनइक्वालिटी, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। यूनिवर्सलिस्ट फेमिनिज्म ये कहता है कि वुमेन्स जो हैं वो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, जैसे कि पैट्रियार्की, ये सब है। सो फेमिनिज्म शुड हैव यूनिवर्सल गोल फॉर ऑल वुमेन एवरीवन। तो फेमिनिज्म का एक क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल गोल होना चाहिए जो इन प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करे सिर्फ और सिर्फ। बट अगर हम इन प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम जो हमारा कल्चरल डिफरेंसेस के जो स्ट्रगल्स हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं। क्लियर है? तो दैट इज नोन एज यूनिवर्सलिस्ट फेमिनिज्म। अब इनके बीच में डाइवर्स कल्चर एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? बट नॉट ऑल वुमेन फेस द सेम इशूज। अ वुमेन इन अ विलेज माइट वरी अबाउट अ ट्रेडिशंस व्हाइल अ सिटी वुमेन माइट केयर अबाउट हर जॉब्स। डाइवर्स कल्चर एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि हर किसी के कल्चरल से रिलेटेड, और इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो हर किसी का अपना स्ट्रगल है, अपनी प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें एक विलेज की वुमेन की तो उसके साथ स्ट्रगल क्या है? उनके साथ स्ट्रगल है उनके ट्रेडिशंस का, उनके डोमेस्टिक वायलेंस का। बट अगर हम बात करें कि विलेजेस के बाहर जो सिटीज़ है उनके अंदर बात करें तो वहाँ हमारे जो वुमेन है उनका स्ट्रगल क्या है? जॉब से रिलेटेड। बट दोनों वुमेन हैं, दोनों के स्ट्रगल बट डिफरेंट हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सली हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर काम करें, क्योंकि इंडिविजुअल के स्ट्रगल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? दिस डाइवर्सिटी आइडिया से वी कैन नॉट ट्रीट एवरीवन द सेम बिकॉज कल्चरल रेस। ये डाइवर्सिटी, इंडिविजुअल डाइवर्सिटी जो कल्चरल रेस का मतलब क्या है कि हम हर ऐसे नहीं कर सकते कि भाई हमारा ये मेन गोल है, बस हमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया तो हमारा जो डिफरेंसेस हैं, हमारे जो ये प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस है, जो रेस प्रॉब्लम्स है, जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। क्लियर है? तो जो इनके बीच में टेंशन है वो है क्या? When we say feminism should be universal, where is ignoring the cultural difference। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो फेमिनिज्म है वो क्या है? यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल
अगर हम फेमिनिज्म की बात करें तो हम क्या इग्नोर करें, जो भी कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से जो हमारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। बट इफ़ वी से फेमिनिज्म शुड बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, वी रिस्क लूजिंग यूनिटी एंड ग्लोबल गोल। अगर हम फेमिनिज्म ये बोलें कि फेमिनिज्म ठीक है, ओके, यूनिवर्सल की बात नहीं करता, अगर हम इंडिविजुअल की बात करने लग जाए तो यूनिटी कहाँ से आएगी? इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को हम कहाँ तक सॉल्व करेंगे? अगर एक वुमेन है, विलेज के अंदर भी बहुत सारी वुमेन्स है, दो वुमेन दोनों विलेज के अंदर रहते हैं, दोनों वुमेन है, बट उनके स्ट्रगल्स की अगर आप बात करोगे तो दोनों का अलग है। कोई तो पैसों की वजह से परेशान है, किसी के पास पैसे वगैरह नहीं है, दूसरे किसी से परेशान है डोमेस्टिक वायलेंस से, है तो दोनों वुमेन ही रह भी रही हैं विलेज में। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो वहाँ हम क्या करें, ग्लोबल गोल को कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हैं, ग्लोबल गोल से हम हट रहे हैं और वहाँ यूनिटी भी नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, तो वहाँ फिर यूनिटी नहीं रहेगी, सब अपने अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो इनके बीच में ये क्या है, ये बहुत बड़ी टेंशन है यूनिवर्सल फेमिनिज्म के बीच में और हमारी कल्चरल और डाइवर्सिटी और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बीच में। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें तो वर्क वर्सेस होम रूल्स। Western countries, success means working outside, but in some cultures, women find empowerment in being homemaker. Homemaker. Should feminism tell them what empowerment must look like? इसका मतलब क्या है कि वेस्टर्न कल्चर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर देखें तो हमारे जो सक्सेस का मतलब है वो है कि हम जॉब कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं, तो उनके लिए वो सक्सेस है। बट अगर हम बात करें सम कल्चर के का, जो बहुत सारे ट्रेडिशन कल्चर्स चलते आ रहे हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें तो वुमेन के एम्पावरमेंट क्या है, अगर उनकी शादी हो गई और वो घर चला रहे हैं अच्छे से, उनका घर कारोबार अच्छा चल रहा है, तो वो उनके लिए एम्पावरमेंट है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे फेमिनिज्म बताएगा कि एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? एम्पावरमेंट वो है जहाँ हम बाहर काम कर रहे हैं, एम्पावरमेंट वो है जहाँ हम घर पे काम कर रहे हैं। तो ये इनके बीच में बहुत बड़ी टेंशन रहती है कि भाई ये मतलब आखिर टोटली हम नहीं बता सकते ना कि हाँ भाई ये चीज़ है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब इनको बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं? बैलेंसिंग टू अप्रोचेस, जो ये दो अप्रोचेस है इनको हम बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं? फेमिनिज्म शुड कीप यूनिवर्सल गोल बट ऑल्सो रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी इन हाउ दीज गोल्स आर अचीव। फेमिनिज्म यूनिवर्सल गोल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर हम कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे, जैसे सेफ्टी इशू है, तो सेफ्टी इशू कॉमन प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल गोल है कि हमें सेफ्टी इशू के ऊपर वर्क करना है। गवर्नमेंट तो वर्क करती है, साथ ही साथ हम लोगों को खुद को भी वर्क करना है, सोसाइटी को चेंज होना है। क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गोल। बट हमें साथ ही साथ जब हम यूनिवर्सल गोल की बात करते हैं तो हमें जो डाइवर्सिटी है ना, उसके जो गोल्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको इक्वल रखना चाहिए, ताकि हमारा जो ये कल्चरल डिफरेंसेस है उसको भी हम क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। इन इंडिया फेमिनिज्म इंक्लूड इशूज लाइक डोरी, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट विच वेस्टर्न फेमिनिज्म नेवर टू फेस। वेस्टर्न फेमिनिज्म के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि चाइल्ड मैरिज हो गई, कास्ट इशू हो गए, वहाँ ये सब नहीं होता, वहाँ ये सब प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो डोरी, चाइल्ड मैरिज, कास्ट के बेस पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ है, बट वहाँ नहीं है। तो क्या है, एक तरफ हमारा यूनिवर्सल की बात करें, एक तरफ हम डाइवर्सिटी डिफरेंसेस की बात करें, तो इन दोनों के बीच में जो टेंशन है ना वो बहुत ज़्यादा है। हम किस तरीके से इनको बैलेंस करें? तो बैलेंस करने का सिर्फ एक ही है कि आप दोनों को इक्वली ट्रीट करो, यूनिवर्सल गोल भी रखो, साथ ही साथ जो कल्चरल डिफरेंसेस है उनके गोल्स को भी आप ध्यान रखो कि हाँ अगर ये चीज़ है तो इसके ऊपर भी हमें वर्क करना है। जैसे चाइल्ड मैरिज था, तो चाइल्ड मैरिज के ऊपर वर्क हुआ, तो आज वो चीज़ बहुत कम हो गई है, कहीं ना कहीं होती तो है बट बहुत कम हो गई है, बहुत रेयरली हो गई है। ठीक है, डोरी तो खैर है अब भी, तो कास्ट का हो गया, कास्ट का भी है, तो इनके ऊपर हमें वर्क करना है, हमें इन चीज़ों को, डिफरेंसेस को क्रिएट जो हुए हुए हैं इनको हमें हटाना है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इतने टाइम से जो चीज़ चलती आ रही है, जिनके ऊपर इतने लोगों ने, इतनी वुमेन ने काम किया है, इतना अपना पूरी लाइफ दी है, तो उन चीज़ों को हमें समझना है, उनकी इंपॉर्टेंस को समझना है। इस चीज़ को हमें खुद की सोच को भी, सोसाइटी को सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम खुद की सोच को चेंज करेंगे सोसाइटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आप खुद की सोच को तो चेंज करके देखिए। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ ये हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है एज पर द टू लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया और पिछले 3 साल के सारे PYQs को कवर किया है। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि जो PYQs आते हैं वो डायरेक्टली आते हैं आपसे, थोड़ा इधर उधर घुमा देगा, कभी वो वेव्स बोल लेगा, कभी वो बोलेगा इवोल्यूशन बताओ, कभी वो बोलेगा रिजोल्यूशन बताओ, कभी वो बोलेगा कि स्टार्टिंग बताओ कहाँ से हुई, तो उनका आंसर सबका सेम है, आपको वेव ही एक्सप्लेन करनी है। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये यूनिट आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अभी तक हमारी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए, क्योंकि नोट्स आपको वहीं अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।